नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर बाल विकास के प्रश्न आपको मिलेंगे वन बाय वन करके और हर एक प्रश्न को अच्छे से समझाया जाएगा। तो पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा, जहां आपको लगे कि इसको नोट करना है, एक बार में याद नहीं हो रहा है तो उसको नोट कर लीजिएगा। जब भी आपको समय मिले उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर बाल विकास के आपको प्रश्न मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार के वीडियो आपको देखनी है तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका और अच्छा प्रश्न है। स्थूल क्रियात्मक कौशल, यहाँ पर जो स्थूल क्रियात्मक कौशल है उसके बारे में बताना है। कौन सा भी लिखना है, चित्रकारी है, चलना है या फिर पकड़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रियात्मक कौशल के बारे में। जो क्रियात्मक कौशल है ये एक प्रकार स्थूल प्रकार दो प्रकार के क्रियात्मक कौशल होते हैं, हम बात करेंगे। पहला होता है आपका स्थूल पेशी कौशल और दूसरा होता है सूक्ष्म पेशी कौशल, है ना। तो सबसे पहले हम क्रियात्मक कौशल के बारे में जाने कि भाई ये होता क्या है। आंसर हम बाद में आपको बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर विकल्प में जरूरी नहीं है कि क्रियात्मक कौशल दे, है ना। क्रियात्मक कौशल दे सकते हैं, गामक विकास दे सकते हैं कि पर स्थूल गामक विकास कौन सा है, या फिर गत्यात्मक कौशल। क्यों इसके ये अन्य नाम बता रहा हूं मैं आपको, है ना। इसी को गत्यात्मक कौशल भी कहा जाता है, इसे पेशी कौशल भी कहा जाता है, इसे लोकोमोटर स्किल भी कहा जाता है, उसे डायनेमिक स्किल भी कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम है। यहाँ पर जो मैंने नाम बताए हैं वो कुछ भी आपको यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि भाई ये होता क्या है क्रियात्मक कौशल, है ना। क्या काम करता है बच्चों की जिंदगी में, है ना। तो जो क्रियात्मक कौशल होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई इसको गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं, गत्यात्मक कौशल भी इसे कहते हैं। और ये क्रियात्मक जो विकास है या फिर गत्यात्मक कौशल है या फिर गामक विकास है, ये बालक की जो अपनी मांसपेशियां होती है उनको नियंत्रण करने में मदद करता है या फिर नियंत्रण करना सीख जाता है बच्चा इसमें, है ना, किसमें, क्रियात्मक कौशल में। और शिशु का क्रियात्मक विकास जो होता है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। कहां से, गर्भावस्था से, ये याद रखिएगा, है ना। गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और जब गर्भावस्था से जब बच्चा बाहर निकलता है तो जो क्रियात्मक कौशल होता है वो तीव्र हो जाता है, यानी कि वो फिर तीव्र गति से आगे बढ़ता है। उसका जो तीव्र गति से वो काम करने की क्षमता होती है वो तीव्र हो जाती है। तो याद रखिएगा, यदि पूछे कि किस अवस्था में बच्चे का क्रियात्मक कौशल तीव्र हो जाता है तो गर्भावस्था के बाद में ही तीव्र गति से उसका जो क्रियात्मक कौशल है वो बढ़ने लगता है ना। तो ये हो गई आपका क्रियात्मक कौशल के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं कि भाई क्रियात्मक कौशल होते कितने प्रकार के हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है आपका स्थूल पेशी कौशल, जो कि विकल्प में पूछा गया है, स्थूल पेशी कौशल होता है। और दूसरा होता है आपका सूक्ष्म पेशी कौशल, सूक्ष्म पेशी कौशल, है ना। ये दो नाम याद रखिएगा। सूक्ष्म का मतलब स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको समझ जाओगे इसके बारे में, स्थूल को क्या कहते हैं और सूक्ष्म को क्या कहते हैं, ना। तो स्थूल क्रियात्मक कौशल क्या होता है या फिर स्थूल पेशी कौशल क्या होता है, इसको सकल मोटर कौशल भी कहते हैं। इसको स्थूल को, स्थूल विकास कौशल को। तो इसमें होता क्या है कि इसमें संपूर्ण शरीर अथवा जो बड़ी मांसपेशियां होती है वो सक्रिय होती है। क्या होती है इसमें, बड़ी मांसपेशियां। ये याद रखिएगा, किसमें, स्थूल कोशी कौशलों में, है ना। स्थूल पेशी कौशल में जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं या फिर जो संपूर्ण शरीर होती है, जो संपूर्ण शरीर होता है वो सक्रिय होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम जाने, जो हमारे हाथ होते, पांव होते, धड़ होते, घुटने, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, स्थूल पेशी कौशल के अंतर्गत आते हैं। इसमें बच्चा जो होता है वो नियंत्रण तथा समन्वय स्थापित करना सीख जाता है। यदि और हम उदाहरण जाने तो जो बच्चा होता है वो इसमें लुढ़कना सीख जाता है, खिसकना सीख जाता है, घुटनों के बल चलना सीख जाता है, गेंद फेंकना, पकड़ना, सीढ़ियां चढ़ना, तैरना, उछलना, कूदना, दौड़ना, बैठना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि 4 विकल्प हैं, एक विकल्प मैंने वो भी बताया है जो कि आपका आंसर है ना। तो आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो ये कॉपी में नोट करते चलिएगा, है ना। यदि आपको ये याद नहीं हो रहा है मैं बोलने में तो इस पर कॉपी में नोट करते चलिएगा कि जब तक आपको जब भी आपको समय मिले एक बार और पढ़ लीजिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, है ना। चलिए, और इस अवस्था की बात करें तो ये जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल क्रियात्मक कौशल, जो आपका बैठना, उठना, उछलना, चलना, दौड़ना, फेंकना होता है, इसमें तीव्रता से विकास होता है। जन्म से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीव्र विकास कब से प्रारंभ हो जाता है, तो जन्म से हो जाता है, गर्भावस्था के बाद से ही इसमें तीव्रता से विकास होने लगता है। तो आप जन्म से 5 वर्ष तक याद रखिएगा, है ना। अब बात करते हैं सूक्ष्म कौशल के बारे में। तो सूक्ष्म यानी कि छोटा,
है ना, इसमें जो छोटी मांसपेशियां है वो सक्रिय रहती है, किसमें, आपकी सूक्ष्म पेशी कौशल में। इसे महीन मोटर कौशल भी कहा जाता है, किसको, सूक्ष्म कौशल को, है ना। और इसमें जो छोटी मांसपेशियां होती है, जैसे कि आंख हो गई, आपकी कलाई हो गई, उंगलियां हो गई, इसका विकास इत्यादि, इसमें जो बच्चा होता है वो नियंत्रण व समन्वय स्थापित करना सीख जाता है। जैसे कि उदाहरण हम जाने तो आपका खाना पीना हो गया, लिखना हो गया, टाइप करना हो गया, बालों की कंघी करना हो गया, ब्लॉक बिल्डिंग हो गया, जो सूजलेस हम बांधते हैं वो हो गया, टाई की गांठ बांधना हो गया, सुई में धागा पिरोना हो गया, वस्त्र पहनना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आते हैं। यहां पर मैं लिखता तो आपका ज्यादा समय व्यतीत होता, नष्ट हो जाता, इसलिए मैंने बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। तो ये दो चीज मैंने आपको बताई है कि अच्छे से याद कर लीजिएगा, आगे आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर स्थूल क्रियात्मक बड़ी मांसपेशी कौन सा, लिखना छोटी हो गई, चित्रकारिता छोटी, पकड़ना, चलना, है ना, चलना मैंने आपको बताया था। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा। सी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। क्या बताया था मैंने आपको, बहुत सारे उदाहरण बताए थे, लुढ़कना, खिसकना, घुटनों के बल चलना, गेंद फेंकना, पकड़ना, सीढ़ियां चढ़ना, तैरना, उछलना, कूदना, दौड़ना, बैठना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, ये सारी चीजें स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आएगी। तो आपका तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो करेक्ट होगा, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न, और काफी अच्छा प्रश्न, बबलाना। ये बबलाना जो है, ये जो बच्चा होता है वो किस आयु में प्रारंभ करता है बबलाना। आपने बच्चे को देखा होगा, छोटा बच्चा 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने या फिर 12 महीने, है ना। 2 महीने से 12 महीने के बीच के आंसर है, तो किस में होता है। तो सबसे पहले हम आंसर सबके बाद में जानेंगे, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो भाषा अर्जन की अवस्था है उसके बारे में पूछा गया। भाषा अर्जन की जो अवस्थाएं होती हैं कितनी बताई हैं, सही क्रम, सबसे पहले अपन इसका सही क्रम जानते हैं कि भाई सही क्रम क्या होता है। बच्चा सबसे पहले क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, और उसके बाद क्या करता है ना। तो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है, कुंजन करता है। क्या करता है, कुंजन करता है ना। दूसरे नंबर पर आपका आता है बबुलाना, एक एक करके समझाऊंगा, पहले लिख देता हूं। तीसरे नंबर पर जो आता है, एक शब्द चरण में बच्चा एक शब्द का उपयोग करता है, कहने का मतलब है एक शब्द चरण। चौथे नंबर पर आएगा आपका 2 शब्द चरण, 2 शब्द चरण। और यहां से यहां तक की जो मैं अवस्थाएं बता रहा हूं, ये जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है ना। जन्म से लगभग 2 से 3 साल तक की ये क्रिया होती है, जिसमें बच्चा सारी क्रियाएं करना सीख जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कुंजन, है ना। जो कुंजन होता है ये क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो आपने देखा होगा बच्चा रोने लगता है ना। लगभग 1 महीने की उम्र में आपने देखा होगा बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो रोने लगता है। तो वो जब जन्म से 1 महीने तक का हो जाता है तब बच्चा आपने देखा होगा रोता है तो कूकने की आवाज निकालता है ना। कैसी आवाज निकलती है उसकी, कूकने की आवाज निकलती है, इसलिए इसे कुंजन कहा जाता है। और ये जो अवस्था चलती है ये कब से कब तक चलती है, तो ये 4 से 5 महीने चलती है ना। कितनी, यहां लिख देता हूं, 4 से 5 महीने तक की अवस्था चलती है और इसमें बच्चा कुंजन करता है, रोता है ना। दूसरा बबलाना, दूसरा क्या है आपका बबलाना। और ये जो अवस्था होती है बबलाना, ये होती है 6 से 10 महीने की। 6 से 10 महीने की अवस्था में बच्चा क्या करता है, बबलाता है। इसमें बच्चा स्वर का भी उपयोग करता है और व्यंजन का भी उपयोग करता है। किसका करता है, स्वर का भी करता है, व्यंजन का भी करता है। आप यहाँ पर इसको संयोजन मान सकते हैं, संयोजित के रूप में बच्चा दोहराता है और अक्सर लंबे तारों में दोहराता है। उदाहरण के तौर पर हम जाने जैसे कि मामा बोल देता है, मा, दा, और बहुत सारे अक्षर है जिससे कि बच्चा दोहराता है। यदि हम बात करें जैसे कि बा का उच्चारण करता है तो बा 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 बोल देता है ना। की का उपयोग करता है तो की बोल देता है। तो ये लंबे तारों का उपयोग करने लगता है बच्चा, जिसमें स्वर भी आ जाता है और व्यंजन भी आ जाता है ना। और ये कौन सी अवस्था में होता है, यदि हम महीने में जाने तो 6 से 10 महीने, है ना। यदि मैं यहाँ पर वर्ष बोल दिया हूँ तो माफी चाहूंगा, वैसे तो मैंने महीने बोला हुआ, ये महीने है ना, 6 से 10 महीने। अब तीसरी अवस्था आती एक शब्द चरण। बच्चा कुंजन करने लग गया, बलबलाना सीख गया। अब बच्चा जब बड़ा होता है 6 से 10 महीने के ऊपर जब जाता है तो वो एक शब्द का उच्चारण करता है ना। ये 10 से 12 महीने का होता है, 10 से 12 महीने। यहां पर मैं समझा क्यों रहा हूं आपको, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आ जाए आने वाले एग्जाम में। इससे संबंधित कोई सा भी प्रश्न आ जाए तो उसको गलत ना करें, इस वजह से हर एक प्रश्नों को आपको समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक शब्द चरण की जो अवस्था मैंने आपको बताई 10 से 12 महीने की होती है ना। अब इसमें क्या होता है,
10 से 12 महीने के बीच में अक्सर जो पहले जन्मदिन होता है बच्चे का, उसमें जो शिशु होता है या फिर जो बच्चा होता है वो अपना पहला शब्द बोलता है। क्या बोलता है? पहला शब्द बोलता है। उदाहरण के लिए हम माने कि पहले शब्द में आमतौर पर एक शब्दांश होता है माँ या दा, है ना? इसी प्रकार का उच्चारण करता माँ बोलता है ना? कभी पा भी बोल देता है, पापा भी बोल देता है ना? धीरे-धीरे ये एक या एक से अधिक शब्द तक पहुंच जाता है। पहले वो एक शब्द बोलता है, माँ बोल दिया, दा बोल दिया, पा बोल दिया। इस प्रकार का जो उच्चारण करता है वो कौन सी महीने में करता है? 10 से 12 महीने के बीच में करता है ना? ये आपको समझ में आ गया? अब बात करते हैं दो शब्द चरण। दो शब्द चरण वो है, और इसकी जो आयु होगी वो आप मान सकते हैं 1.5 से 2.5 वर्ष, है ना? ये वर्ष में है। 1.5 से 2.5 वर्ष की उम्र में दो शब्द का उच्चारण करने लग जाता है बच्चा। और ये जो एकल शब्द है उसके संयोजन से बना होता है। जिस प्रकार से मैंने बोला, माँ बोलने जाएगा, दा बोलने, पा से पापा हो जाता है, टा से टाटा हो जाता है, दा से दादा हो जाता है ना? माँ से मामा भी हो जाता है। तो इस प्रकार के जो उच्चारण है वो दो शब्दी उच्चारण होते हैं, और ये 1.5 से 2 वर्ष की उम्र में करता है बच्चा। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई एक एक करके, है ना? तो यहाँ पर ये जो आंसर क्या होगा आपका? बबलाना। 2 महीना हो नहीं सकता, 4 महीना भी नहीं होगा। कौन सा होगा आपका? 8 महीना होगा, क्योंकि ये किसकी रेंज में आ रहा है? बलबलाना 6 से 10 महीने की रेंज में आ रहा है, और ये 8 महीना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना? तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, जहां पर समझ में नहीं आए कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, आगे वो प्रश्न रख लिया जाएगा और वापस से उसको समझा दिया जाएगा। चलिए, फिर से वही प्रश्न है, लेकिन प्रश्न को बदल दिया गया है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, बबुलाने की क्रिया में प्रथम रिक्त स्थान होता है, क्या वो स्वर होता है, क्या वो व्यंजन होता है, क्या वो शब्द होता है, क्या वो वाक्य होता है? अभी मैंने आपको बताया। तो मैंने वहां पर क्या बोला था भाई? जो बबुलाने की क्रिया में बच्चा स्वर का भी उपयोग करता है और व्यंजन का भी उपयोग करता है ना? लेकिन यहाँ पर दो दिए नहीं है साथ में, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? स्वर। क्योंकि सबसे पहले किसका उपयोग करता है? प्रथम पूछा गया है, तो वो स्वर का उपयोग करता है ना? यदि यहाँ पर स्वर और व्यंजन साथ में देते तो आप बिल्कुल टिक कर सकते थे, आपका करेक्ट आंसर होता, है ना? क्योंकि उनके दोनों के संयोजन से बनता है। बबलाना जो बच्चा होता है वो ये नहीं जानता कि ये स्वर है कि ये व्यंजन है। वो जो भी उसके मुंह में जो भी वाक्य आता है, जो भी शब्द आते हैं वो बोल देता है ना बबलाने में। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न। विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है। जो विकास होता है बच्चे का, उसमें सबसे पहले किसका विकास होता है ये पूछा गया है। क्या भाई सिर से पांव तक होता है? पहले सिर का होता है फिर पांव का होता है? धड़ से कमर का होता है, कमर से पांव तक का होता है, फिर पांव से सिर तक का होता है? क्या होता है? तो सही आंसर होगा आपका सिर से पांव का। पहले सिर का विकास होता है, यानी कि सिर से पांव तक का एक निश्चित क्रम में विकास होता है ना? तो हम समझते हैं भाई विकास की जो अवस्थाएं हैं, कह सकते हैं कि शरीर में विकास के दो सिद्धांत होते हैं। विकास के कितने सिद्धांत बताए हैं? दो सिद्धांत बताए हैं। एक होता है मस्तिका धुमुखी होता है, और दूसरा होता है समीप दूराभिमुख, है ना? ये दोनों याद रखेगा, काफी बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि मैं इनको समझा रहा हूं तो आपको अच्छे से समझना है। या फिर बोल दे कि बाल विकास की दो दिशाएं कौन सी हैं? ये दिशाओं से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो दो ही दिशाएं होती है ना। एक होता है मस्तिका धुमुखी सिद्धांत, जिसे शीर्षाभिमुखी भी कहा जाता है, और दूसरा होता है समीप दूराभिमुखी सिद्धांत। अब पहला सिद्धांत हम जानेंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं, शीर्षाभिमुखी शीर्षाभिमुख लिख देता हूं, एक ही सिद्धांत लिख देता हूं, है ना? फिर दूसरा हम समझेंगे, उसके बाद लिख दूंगा। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे मस्तिका बहुमुखी भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है कि विकास जो होता है वो अधोमुखी, जिसको हम लंबवत भी कहते हैं ना, उस दिशा में, अर्थात सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है। बच्चा सबसे पहले क्या करता है? सिर पर अपना नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर भुजाओं पर करता है, और उसके बाद वो पैरों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। सबसे पहले सिर पर, फिर भुजाओं पर, और फिर अपने पैरों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। तो इस सिर से पांव तक आपका क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? समीप दूराभिमुखी, है ना? समीप दूराभिमुख,
ये हो गया आपका दूसरा सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कि विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है, मध्य भाग से, है ना, जो रीढ़ की हड्डी होती है यहां पर उसकी बात की जा रही है। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद बाहरी विकास होता है। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखता है, किसमें, समीप दूराभिमुख में। तो ये याद रखिएगा, दोनों क्लियर हो गया, अच्छे से आपको पता हो गया भाई कौन से सिद्धांत में क्या होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, सिर से पांव तक होगा। एक निश्चित क्रम में पाया जाता है विकास, वो सिर से पांव तक होता है। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न, विकास के निर्धारक तत्व है, जो विकास का निर्धारक तत्व वो क्या है भाई, माता पिता का स्वास्थ्य है, माता पिता का शैक्षणिक स्तर है, परिवार का सामाजिक संबंध है, या फिर परिपक्वता एवं सीखना है, क्या है। तो जो विकास होता है वो हमेशा परिपक्वता और सीखना इन दोनों पर निर्भर करता है। क्या करता है, इन दोनों पर निर्भर करता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ वाला होगा। परिपक्वता भी होनी चाहिए और सीखना भी होना चाहिए, ये दोनों ही निर्धारक तत्व है विकास के। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित में से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, दौड़ना एवं चढ़ना। सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। पांव का क्रियाकलाप, क्रियात्मक कौशल है, सॉरी, हाथों का क्रियात्मक कौशल है, धड़ का क्रियात्मक कौशल है, या फिर शारीरिक विकास है। तो यहाँ पर क्रियात्मक कौशल के बारे में आपको समझा चुका हूं। दौड़ना एवं चढ़ना सरल सा प्रश्न है, पांव का क्रियात्मक कौशल है ना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित और अंतः निर्भर है, विपरीत है, समान है, या फिर अलग अलग है। वृद्धि और विकास दोनों की बात की जा रही है कि एक दूसरे से क्या है। तो याद रखिएगा, जो वृद्धि एवं विकास है वो एक दूसरे से संबंधित भी रखते हैं और उन पर निर्भर भी रखते हैं ना। तो ये क्या होगा, अंतर संबंधित होगा और अंतः निर्भर होगा। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे से संबंधित भी है और निर्भर भी है एक दूसरे पर। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा रहता है। जो भ्रूण होता है, जो बच्चा अपनी माता के गर्भ में रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। वो किस वो जो शरीर से जुड़ा होता है उसका नाम बताना है। नाभिनाल है, अपरा है, रक्त कोशिकाएं हैं, या फिर रक्त धमनी है, क्या है। आपने कभी भी पढ़ा होगा तो प्लेस्टो पढ़ा होगा, प्लेस्टो से जुड़ा होता है ना। यहाँ पर हिंदी नाम दे दिया गया है उसको, उसका, और इसका हिंदी नाम क्या है, प्लेस्टा है ना। प्लेस्टा इंग्लिश नाम है और हिंदी नाम क्या है, अपरा। याद रखिएगा हमेशा किससे जुड़ा होता है भ्रूण, तो ये अपरा से जुड़ा होता है ना। भ्रूण अपरा की सहायता से मां के शरीर से जुड़ा होता है। इसका नाम एक और याद रख लीजिएगा, बीजांडासन। क्या नाम है इसका, बीजांडासन, है ना। यदि यहाँ अपरा की जगह बीजांडासन दे दे तो भी आपको पता होना चाहिए। इसके माध्यम से उसको पोषण भी मिलता रहता है। किसकी सहायता से, अपरा की सहायता से, प्लेस्टा की सहायता से, बीजांड की सहायता से। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या होता है, बच्चे में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसी से ही पोषक तत्व प्रदान होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य अपशिष्ट उत्पादक है वो भी निकालने का काम कौन करता है, आपका अपरा ही करता है ना। जो नली होती है, नली टाइप होती है, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, और काफी अच्छा प्रश्न है ना। मस्तिष्क का जो विकास है वो 75% विकास किस आयु में होता है। 2 वर्ष में, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, या फिर 21 वर्ष में, किस में होता है। तो मस्तिष्क का जो विकास होता है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक 75% विकास हो जाता है मस्तिष्क का बच्चे में। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका, 5 वर्ष, है ना। 5 वर्ष तक, है ना। 75% जो विकास होता है मस्तिष्क का वो 5 वर्ष तक की उम्र में हो जाता है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, यहां रिक्त स्थान के माध्यम से है कि मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। किस में होती है भाई, बैठने में होती है, सोने में होती, सीख रहा हूं, या फिर चलने में। सरल सा प्रश्न है, आप देखेंगे 4 विकल्प, आसानी से आंसर जान जाएंगे। तो यह किसके माध्यम से होता है कि मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती। कब होती है, जब वो सीख रहा होता है ना।
यह सीख रहा होता है के माध्यम से मनुष्य की क्षमता और उसके वातावरण में कार्य करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। क्या बैठने से होती है, क्या नहीं होती, क्या सोने से होती है, नहीं होती, क्या चलने से होती है, नहीं होती, किससे होती है, सीखने से होती है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है। जो चम्मच पकड़ने की क्रिया है वो कैसे सीखता है? आंख एवं हाथ के समन्वय से सीखता है, सामाजिक विकास से सीखता है, शारीरिक विकास से सीखता है, या फिर मांसपेशी के विकास से सीखता है। तो देखिए चम्मच पकड़ने की क्रिया में ना तो सामाजिक विकास आएगा, शारीरिक विकास, ना ही मांसपेशी। क्या आएगा? हाथ और आंख का तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, जिससे कि बच्चा चम्मच पकड़ने लगेगा, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट है। सरल सा प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न कभी कभी मिल जाते हैं जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न पढ़ेंगे, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा, है ना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। हमेशा याद रखिएगा, विकास की जो गति होती है एक समान कभी नहीं होती है व्यक्तियों में। वो क्या होती है? हमेशा भिन्न होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। परंतु जो उसका प्रतिरूप होता है वो किसका अनुसरण करता है, ये आपको बताना है। क्या वो व्यवस्थित होता है, अप्रत्याशित होता है, अनुक्रमित एवं व्यवस्थित होता है, या फिर पैर से सिर तक होता है? यदि आप प्रश्न में 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। वो क्या होगा? अनुक्रमित एवं व्यवस्थित। इसे क्रमबद्ध भी कहा जाता है ना। क्रमबद्ध भी यदि विकल्प में आ जाए कि क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक माना है? यदि बच्चा सीखना चाहता है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो, निरंतरता के लिए उसे बाध्य करो, उन्हें स्वयं सीखने के लिए उसे प्रेरित करना है ना। ये किसके द्वारा माना गया है? स्किनर के, फ्रोबेल के, या फिर चोम्स्की के, या फिर पियाजे के? तो सही आंसर होगा आपका फ्रोबेल। याद रखेगा, फ्रोबेल का कहना है कि जो बच्चा है उसे सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता की आवश्यकता होती है। तो आपका बी वाला विकल्प सही होगा। बच्चों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, साथ में इनकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बच्चा नहीं सीखेगा। ये किसका कहना है? ये फ्रोबेल का कहना है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? भाषा अर्जन का जो सिद्धांत है वो किसके अंतर्गत दिया गया? चोम्स्की के, वाइगोत्स्की के, फ्रायट के, या फिर पियाजे के? सरल सा प्रश्न है। भाषा अर्जन जहां भी आ जाए आपको आंसर क्या लगाना है? चोम्स्की, है ना। काफी अच्छा प्रश्न है और काफी बार ये पूछा गया है। ये चोम्स्की का सिद्धांत है, भाषा अर्जन का सिद्धांत। इनका कहना है, इनका मैं कथन भी आपको बता देता हूं जो कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इनका कहना है कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में क्या होती है? जन्मजात होती है ना। किसका कहना है? ये चोम्स्की का कहना है कि भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो बालकों में जन्मजात होती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ ही पैदा होते हैं, है ना। ये किसका कहना है? चोम्स्की का कहना है। याद रखिएगा, पहला वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? एक विद्यार्थी के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का, यानी कि क्या वो गरीब है ना। आर्थिक स्थिति की बात करें, है ना, यहाँ पर क्या वो गरीब है, क्या वो अमीर है? तो जब बच्चा सीखता है ना, या फिर अधिगम करता है, तो उसमें उसका क्या प्रभाव पड़ता है अमीरी गरीबी? क्या वो अमीर विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है, गरीब विद्यार्थी कम अधिगम करता है? किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर गरीब विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है? देखिए, जो विद्यार्थी होता है चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, है ना, अधिगम पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये याद रखेगा, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? किसी प्रकार का भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? यहां पर प्रश्न को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है ना। क्या पूछा गया है कि इन 4 विकल्प में से वो कौन सा विकल्प है जो उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, या फिर पूर्व निर्देशन में विभिन्नता? क्या होगा? तो यहां पर देखिए, जो लोग होते हैं या फिर जो व्यक्ति होते हैं वो कई तरह से भिन्न होते हैं, है ना। तो यहां पर कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। पूर्व अनुभवों में विभिन्न हो सकते हैं, रुचियों में विभिन्नता पाई जाती है,
पूर्व निर्देशन में विभिन्न पाई जाती है, लेकिन लिंग में विभिन्नता नहीं पाई जाती। व्यक्ति में जो औरत है वो औरत रहेगी, जो पुरुष है वो पुरुष रहेगा, है ना। तो किसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है, तो लिंग में विभिन्नता नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव विकल्प पूछा गया है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, वो विचारों में, रुचियों में, पूर्व निर्देशन में, पूर्व अनुभव में विभिन्नता पाई जा सकती है, लेकिन लिंग में किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं पाई जा सकती। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। इसमें और भी आप ऐड कर लीजिएगा, आनुवांशिकता विकल्प में हो सकता है, पर्यावरण परिपक्वता, इसमें भी भिन्नता पाई जाती है, लेकिन लिंग में विभिन्नता नहीं पाई जाती। बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सीखने की प्रक्रिया में पूछा गया है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपको बताना है। विद्यार्थी को कभी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, या फिर कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। भाई जब तक बच्चा या फिर विद्यार्थी त्रुटियां करेगा नहीं, जब तक वो सीखेगा कैसे, है ना। त्रुटियां कर करके ही बच्चा सीखता है। तो कहा जा सकता है कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। जब तक बच्चा त्रुटियां करेगा नहीं वो सीखेगा नहीं, है ना। त्रुटियां कर करके ही बच्चा सीखता है, तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि, यहाँ पर देखिए व्यक्तिपरक विधि के बारे में पूछा गया है। क्या वो प्रक्षेपी विधि है, निरीक्षण विधि है, यहाँ पर देखिए साक्षात्कार विधि थी। तो यहाँ पर दो विकल्प एक जैसे थे, इसलिए इसको हटा दिया गया है, यानी कि एक ही विधि के दो विधियां यहाँ पर दे दी गई थी। क्या निरीक्षण विधि है, प्रश्नावली विधि, या फिर समाज मिति विधि है। कौन सा सही आंसर होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर मापन, इसको क्या कहते हैं, मूल्यांकन भी कहा जाता है ना। तो जो व्यक्तित्व होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया जाता है। वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उसकी रुचि हो सकती है, व्यवहार हो सकता है, उसकी अनुभूति हो सकती है, ये सारी चीजें उसके चरित्र से संबंधित होती हैं, और इसको संदर्भित करता है व्यक्तित्व। और मूल्यांकन या फिर जो मापन है, इसमें कई प्रकार की विधियां हैं, क्योंकि व्यक्तित्व का जो मूल्यांकन है वो आप एक विधि से प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा कई विधियां बताई गई हैं, जिसमें प्रमुख जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न है उसी के बारे में बात कर लेते हैं, व्यक्तिपरक या फिर व्यक्तिक विधियां, है ना। पहली विधि जो बताई है, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है मूल्यांकन या मापन को मापने के लिए या फिर उसके बारे में जानने के लिए। तो 4 विधियां कौन सी है, उनकी विधियों में और भी विधियां हैं। तो पहले हम इन 4 वर्गों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मूल्यांकन या मापन की विभिन्न विधियों के अंतर्गत आता है। तो पहला है व्यक्तिक विधि। इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफी प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। आने वाला प्रश्न भी इसी से ही संबंधित है। वस्तुनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि। तीसरे नंबर पे है आपका मनोविश्लेषण विधि, मनोविश्लेषण विधि। और चौथे नंबर की विधि है आपकी प्रक्षेपण विधि। अब इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, व्यक्तिक विधि के बारे में पूछा गया है कि भाई व्यक्तिक विधि कौन सी है, यानी कि व्यक्तित्व का मापन यदि बालक का करते हैं तो सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि कौन सी है, ये यहां पर पूछा गया है। तो इनके अंतर्गत भी विधियां दी गई हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्ति परख के बारे में जान लेते हैं, भाई होता क्या है। तो व्यक्तिक विधियों के अंतर्गत व्यक्ति का परीक्षण स्वयं परीक्षण द्वारा किया जाता है। कैसे, स्वयं के परीक्षण द्वारा किया जाता है। इसमें जांच कार्य किसी व्यक्ति विशेष या उसके जो परिचित होते हैं उससे पूछताछ की जाती है, उसको संपन्न किया जाता है ना। अब इसके अंतर्गत व्यक्तिक विधि के अंतर्गत भी 4 विधियां आती है। कितनी विधि आती है, 4 विधि आती है। मौखिक रूप से बताऊंगा मैं, क्योंकि लिखूंगा ज्यादा समय लगेगा। तो मौखिक रूप से अपनी कॉपी में चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो पहले नंबर पर आती है आपकी प्रश्नावली विधि, है ना। कौन सी आती है, प्रश्नावली विधि। किसके अंतर्गत आती है, व्यक्तिक विधि के अंतर्गत। दूसरी है व्यक्ति इतिहास, जिसे जीवन व्रत भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आती भेंट या साक्षात्कार। क्यों लिखा यहाँ पर मैंने साक्षात्कार को हटाकर निरीक्षण, क्योंकि प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि किसके अंतर्गत आती है, व्यक्तिक विधि के अंतर्गत आती है। 2 विकल्प एक साथ टिक नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर मैंने इस विकल्प को हटा दिया, दूसरा विकल्प रख दिया है। तो आंसर आपको पता चली गया होगा कि भाई व्यक्तिपरक विधि या फिर व्यक्तित्व के मापन के लिए जो विधि है बालक के
बालक का जो व्यक्तित्व का मापन करते हैं वो सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि कौन सी है? प्रश्नावली विधि, क्योंकि उसमें आपकी प्रश्नावली आएगी, व्यक्ति इतिहास या फिर जीवन व्रत, भेंट या साक्षात्कार, और चौथे नंबर पर है आपकी आत्मचरित्र लेखन। कौन सा है? आत्मचरित्र लेखन। ये 4 विधियां व्यक्तिक विधि के अंतर्गत आती है। इससे व्यक्तित्व के मापन किया जा सकता है इन 4 विधियों द्वारा। तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्रश्नावली विधि के बारे में, क्योंकि और भी हम इन चारों के बारे में, 3 और बचे इनके बारे में, तो काफी वीडियो बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे हम बात करते चलेंगे। तो विकल्प में जो दे रखा है उसके बारे में बात करें कि प्रश्नावली विधि होती क्या है, इसमें क्या होता है। तो इसमें व्यक्तित्व परीक्षण की वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली विधि के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है, प्रश्नावली विधि के अंतर्गत प्रश्नों की एक तालिका बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एक तालिका बनाई जाती है और उसे व्यक्ति को दी जाती है जिसका व्यक्तित्व मूल्यांकन किया जाता है ना। अब इसमें भी 4 आपकी प्रश्नावली विधि होती है ना। पहली होती बंद प्रश्नावली, यानी कि पहले नंबर पर उसको दिया जाता है बंद प्रश्नावली। इसमें क्या होता है, जिसमें कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिससे हाँ और ना में ही उसको आंसर देना होता है उस बालक को या फिर उस व्यक्ति को, है ना। फिर आता है नंबर खुली प्रश्नावली का। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को पूरा उत्तर लिखना होता है, जो एक प्रश्न दिया उसका उत्तर लिखना होता है। तीसरे पर आती सचरित्र प्रश्नावली, जिसके अंतर्गत चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिया जाए, चित्र दे दिया जाता है, उसके आधार पर उसे आंसर का जो प्रश्न है उसका आंसर देना होता है। चौथे नंबर पर है आपकी मिश्रित प्रश्नावली। अब मिश्रित से समझ ही गए होंगे, जिसमें सभी प्रकार के मिले जुले प्रश्न होते हैं और उसको उस व्यक्ति या फिर बालक को आंसर देना होता है, उत्तर देना होता है, उसे मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। तो यह हुआ आपका प्रश्नावली विधि, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या होता है और किस विधियों के द्वारा होता है। ये आपको यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम वस्तुनिष्ठ विधि के बारे में, है ना। ये तो हो गया आपका कि भाई प्रश्नावली विधि जो है ये आपकी व्यक्तिक विधि के अंतर्गत आती है। साथ में व्यक्ति इतिहास, जीवन व्रत, भेंट या साक्षात्कार और आत्मचरित्र लेखन, ये 4 जो विधियां हैं ये व्यक्तिक विधि के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधि के बारे में। अब वस्तुनिष्ठ विधि होती क्या है, तो इसमें व्यक्तित्व परीक्षण की वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत व्यक्ति के बाह्य आचरण, यानी कि बाहरी का जो आचरण है उसको और व्यवहार का जो अध्ययन है, इन दोनों को इसके अंतर्गत रखा गया है। इन दोनों का अध्ययन किया जाता है किसमें? वस्तुनिष्ठ विधि में। किसका? उसके आचरण का, जो कि बाह्य आचरण होगा, और व्यवहार का, है ना। इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें भी 4 विधियां बताई गई है। कितनी? 4 विधियां बताई गई है। पहली है निर्धारण मान विधि। कौन सी है? निर्धारण मान विधि। दूसरी है शारीरिक परीक्षण। कौन सी है? शारीरिक परीक्षण। तीसरी निरीक्षण विधि, जैसे कि यहाँ पर विकल्प में दे रखा है ना निरीक्षण विधि, ये किसके अंतर्गत आएगा? आपका वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आएगा। चौथा है समाज मिति विधि। जो समाज मिति भी है ये भी किसके अंतर्गत आएगी? आपकी वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आएगी, है ना। तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया। अब तीसरी विधि मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत मात्र 2 प्रकार ही बताए गए हैं जो प्रमुख है उनके बारे में हम बात करेंगे, है ना। जो प्रमुख है, पहले हम मनोविश्लेषण विधि के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो अचेतन मन होता है ना, जो अचेतन मन होता है, जो अचेतन मन के जो रहस्य होते हैं उसका उद्घाटन किया जाता है, उनके बारे में जाना जाता है। वैसे तो मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार मनोविश्लेषण विधि के बताए हैं, लेकिन हम 2 ही प्रकार जानेंगे, और 2 में है आपका पहला स्वतंत्र या फिर स्वतंत्र साहचर्य पहला है, और दूसरा है स्वप्न विश्लेषण, है ना। ये 2 प्रकार बताए मनोविश्लेषण विधि में। अब बात करते हैं प्रक्षेपण विधि। जो प्रक्षेपी विधि है या फिर प्रक्षेपण विधि, ये खुद में ही एक विधि है ना। तो इसको आप किसी में भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या है, एक खुद में ही एक विधि है। और इसमें भी कितनी विधियां बताई हैं? 4 विधियां बताई। कितनी? इसमें भी 4 विधियां बताई हैं। अब सबसे पहले प्रक्षेपण विधि के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी अचेतन मन की जो सुरक्षा प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है या फिर जो बालक होता है वो स्वयं से ही अनभिज्ञ होता है, और इसी विधि के द्वारा उसको सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। यानी कह सकते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपनी अनुभूतियां, विचारों, आकांक्षाओं और संवेगों को दूसरों पर थोप देता है, यानी कि उसको उसके बारे में ही नहीं पता होता है, वो इस प्रक्षेपण विधि द्वारा व्यक्ति की विशेष के व्यक्तित्व संबंधी उन पक्षों को ज्ञान हो जाता है, उन पक्षों का ज्ञान कराया जाता है प्रक्षेपण विधि द्वारा। और इसमें भी 4 परीक्षण बताए गए। कितने? 4 परीक्षण बताए गए हैं, या फिर 4 भाग बताए गए हैं। पहला है टीईटी परीक्षण, जो कि सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये किसके अंतर्गत आता है? प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आता है। दूसरा है बाल संप्रत्यय परीक्षण। एक तो हो गया आपका टीईटी और एक हो गया आपका सीईटी, है ना।
इसको बोलते हैं बाल प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, और इसे बोलते हैं बाल संप्रति परीक्षण। और होता है आपका तीसरा रोरसा स्याही धब्बा। कौन सा? रोरसा स्याही धब्बा। और चौथा है वाक्य पूर्ति या फिर कहानी पूर्ति परीक्षण। और ये चारों मैंने जो बताए काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। अब यहां तक जो सारी जानकारी थी, हमने सारी जानकारी आपको दे दी है कि भाई इसके कितने प्रकार होते हैं, इनके अंदर के जो प्रकार है वो मैंने आपको बता दिए गए हैं, क्योंकि आगे का जो प्रश्न है वो इसी से संबंधित आने वाला है और उसका आंसर मुझसे पहले आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। जैसे कि ये रहा। अब मैं यदि हर विधियों के बारे में आपको बताता तो मुझे लगता है कि काफी समय हो जाता है, इसलिए जो प्रश्न में था उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। आगे यदि और इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो उससे संबंधित मैं जानकारी आपको दे दूंगा। आपका 19वां प्रश्न है कि निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि। देखिए यहाँ पर व्यक्तित्व मापन की अब प्रक्षेपी विधि या फिर जो प्रक्षेपण विधि मैंने चौथे नंबर पर बताई थी उसके बारे में पूछा गया। उसके अंदर कौन सी विधि है? क्या निर्धारण मापनी है, क्या अवलोकन है, साक्षात्कार या फिर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है? कौन सी होगी? निर्धारण मापनी मैंने क्या बताया था, ये किसके अंतर्गत है? तो ये वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत है। अवलोकन ये प्रक्षेप, ये जो व्यक्तित्व मापन है उसके अंतर्गत ही नहीं आता है। साक्षात्कार मैंने आपको बताया था, साक्षात्कार किसके अंतर्गत है? व्यक्तिक के अंतर्गत है ना। अब कौन सा बता? चौथा विकल्प, है ना, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। मैंने आपको बताया थे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल संप्रति परीक्षण, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण और वाक्य पूर्ति या कहानी पूर्ति परीक्षण। याद रखिएगा जहां पर परीक्षण आ जाए, है ना, इससे भी आप याद रख सकते हैं। जितने भी परीक्षण यदि विकल्प में आ जाए, जैसे कि यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, वो प्रक्षेपी विधि से संबंधित रहेंगे। बस इतना सा याद कर लीजिएगा, है ना। तो आपको 4 परीक्षण याद हो जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं भाई अब जब विकल्प में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में दिया हुआ है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी आपको दे देते हैं। क्या होता है भाई इसमें सबसे पहले इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है मार्गन तथा मरे को। किसका जाता है? मार्गन और मरे को इसका श्रेय जाता है ना। इसमें होता क्या है? तो इस परीक्षण में कितने चित्र होते हैं? 31 चित्र होते हैं। 31 चित्रों का संग्रह होता है। कितने का? 31 चित्रों का संग्रह होता है, जिसमें 10 जो चित्र होते हैं वो पुरुष के होते हैं, है ना, 10 स्त्री के होते हैं, 10 स्त्री और पुरुष दोनों के होते हैं, स्त्री प्लस पुरुष। और जो बचा एक कार्ड है ये खाली होता है। क्या होता है? एक खाली होता। टोटल कितने हो गए आपके? 31 कार्ड होगा। याद रखिएगा 10 पुरुष के, 10 स्त्री के, 10 स्त्री पुरुष के और एक खाली कार्ड होता है ना, जिसके में जो 31 चित्रों का संग्रह किया जाता है, जिसमें 10 चित्र पुरुषों के होते हैं, 10 स्त्री के होते हैं, 10 स्त्री व पुरुष दोनों के होते हैं और एक खाली होता है। परीक्षण के समय व्यक्ति के सम्मुख कितने चित्र रखे जाते हैं? तो 20 चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। कितने? 20 चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें से एक चित्र क्या होता है? खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। अब व्यक्ति को एक एक चित्र दिखाए जाते हैं। जो 20 चित्र होते हैं उसमें से एक एक चित्र उसको दिखाए जाते हैं। उस चित्र से संबंधित कहानी बनाने के लिए कहा जाता है कि भाई ये 20 चित्र आपके सामने हैं, इससे संबंधित आप कहानी बनाइए जिसमें समय का कोई संबंध पाबंद नहीं रहता, कितना भी समय ये बालक ले सकता है ना। और चित्र दिखाने के साथ ही वहां आदेश दिया जाता है कि चित्र को देखकर बताइए कि पहले क्या घटना हो गई है, इस समय क्या हो रहा है, चित्र में जो लोग हैं उनमें क्या विचार या फिर भाव उठ रहे हैं तथा कहानी का अंत क्या होगा। ये सारी चीज उस बालक से पूछी जाती है चित्रों के माध्यम से। व्यक्ति या फिर जो बालक होता है उसके द्वारा कहानी बनाने पर उसका विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके अंतर्गत आएगा? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के अंतर्गत आएगा। 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ये यहां तक समझ में आ गया। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है और सरल सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है? भाई पर्यावरण और परिवेश से कौन सा संबंधित नहीं है? साथियों का समूह बिल्कुल है, समुदाय है, परिवार है, भावनाएं नहीं होती भाई पर्यावरण या परिवेश से संबंधित। सरल सा आंसर डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो यहीं पर आपके जो 20 प्रश्न थे 20 प्रश्न ही रखा है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, हर एक प्रश्न को समझाना होता है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।